नमस्कार, 24 घंटे 24 रिपोर्टर आप देख रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर की। आज प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगेंगे अरविंद केजरीवाल। यही है बड़ी खबर इस समय की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगेंगे। दिल्ली में बिजली संकट को लेकर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। तो दिल्ली में जो बिजली संकट चल रहा है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, दिल्ली में बिजली की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है और इतना संकट बढ़ गया बिजली का कि रात भर कई इलाकों में लोग सड़कों पर अपनी रात बिता रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में एक नाराजगी है, एक गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश के उसके नेता खाली एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। बिजली की समस्या को सॉल्व करने में कोई उनकी रुचि नहीं। तो अभी हम लोगों की एक आवश्यक बैठक हुई है श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ, और कल श्री अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से समय मांगेंगे दिल्ली की बिजली के संकट को दूर करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे दिल्ली वासियों की बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए समय मांगेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से समर्थन मांगा। तो केजरीवाल ने समर्थन मांगा कांग्रेस से। केजरीवाल सरकार बनाने पर कांग्रेस से मिली है और कांग्रेस नेताओं से कल मिले थे केजरीवाल। कांग्रेस नेताओं से दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कल मुलाकात की थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आशीष कुमार सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए और जानकारी के साथ। आशीष, क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, हमें कांग्रेस को उच्च सूत्रों से इस बात की जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने खुद कांग्रेस नेताओं से संपर्क किया, उनकी बात हुई है, उन्होंने समर्थन मांगा है दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक उन्हें कोई भरोसा नहीं दिया गया है। यहाँ तक बात हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक हुई है कि दिल्ली को ऐसी परिस्थिति से निकालने के लिए कि यहाँ दोबारा से चुनाव ना हो और बीजेपी को सरकार बनाने का मौका ना मिले, एक स्थायी और अच्छी सरकार बनाने की पैरवी की है अरविंद केजरीवाल ने। और ये भी भरोसा दिलाया है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, कि पिछली बार की तरह सरकार छोड़ने की नौबत नहीं आएगी, स्थायी सरकार दिल्ली को दी जाएगी। इस बाबत उनकी खुद कांग्रेस के नेताओं से बात हुई है। इसकी जानकारी हमें कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने दी है और अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी पर निर्भर करता है। लेकिन हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि वो अपनी तरफ से खुद समर्थन की पहल करे। कांग्रेस पार्टी का इरादा है कि अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से औपचारिक तौर पर ऐसा प्रपोजल आता है तो ही शायद कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करने को राजी है। आशीष कुमार सिंह, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो केजरीवाल सरकार बनाने पर कांग्रेस से मिली, ये खबर बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने खंडन किया है इस खबर का कि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की थी। आम आदमी पार्टी ने इस खबर का पूरी तरह से खंडन कर दिया है। खबरें शरारतपूर्ण और भ्रमित करने वाली है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस नेताओं से नहीं मिली, ये कह रही है आम आदमी पार्टी। सरोज सिंह जुड़ गई हैं फोन लाइन पर और जानकारी के साथ। सरोज, कल ये खबर चली थी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन आज ये बड़ी खबर हम दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी खंडन कर रही है इस खबर का। देखिए, ट्विटर पर तो लिखा ही है आम आदमी पार्टी ने कि इस तरह से जो भी खबरें चल रही हैं एबीपी न्यूज का नाम लेते हुए कहा है, और दूसरी बात उन्होंने उसके बाद प्रेस रिलीज जारी करके भी इसका खंडन किया है। लेकिन मैं आपको कंचन बता दूं, ये पहला मौका नहीं है जब किसी तरह का डिनायल आया हो और उसके बावजूद उस तरह की चीजें होती रही हो पार्टी में। अगर आपको याद हो कि पिछले दिनों रेफरेंडम की खबर भी एबीपी न्यूज ने चलाई थी कि आम आदमी पार्टी ऐसा सोच रही है कि जनता के बीच दोबारा जाए और चुनाव कराने के लिए बारे में सोचे, चुनाव ना हो और आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना ले। उसका भी खंडन किया था, लेकिन बाद में वो चिट्ठी एलजी के हाउस से खुद लीक हो गई थी जिसमें इन्होंने रेफरेंडम की बात कही थी। तो निश्चित तौर पर खंडन तो इन्होंने किया है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा आम आदमी पार्टी में भी कि सरकार तो वो बनाना चाहते हैं, लेकिन जो नंबर गेम है उसमें वो कहीं न कहीं पिछड़ रहे हैं, जिसके लिए बहुत जरूरी है कांग्रेस का समर्थन। और हो सकता है इसी के लिहाज से बातचीत की गई हो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा, लेकिन उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर इसका खंडन जरूर किया है। शुक्रिया सरोज जानकारी देने के लिए। तो आम आदमी पार्टी सरकार जरूर बनाना चाहती है दिल्ली में, लेकिन इस खबर का खंडन कर रही है कि उन्होंने मुलाकात की कांग्रेस से। कल आम आदमी पार्टी ने खबर का पूरी तरह से खंडन किया है।
दिल्ली के बिजली संकट के लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछली सरकारों ने ठीक से नहीं किया अपना काम। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और दिल्ली सरकार के आला अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस सरकार बिजली को लेकर समय से फैसले नहीं ले पाई, जिससे समस्या पैदा हुई है। जो नॉर्मल कोर्स में 2 महीने लगते हैं, आज निर्देश दिया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को कि वो उसका काम स्वयं लें और 2 हफ्तों में परमानेंट सोल्यूशन इन दोनों लाइनों का आ जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मौजूदा बिजली संकट के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराना गलत है। दिल्ली के बिजली संकट का कोई हल नहीं निकल रहा है, बस राजनीति हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी ने इसे भी आपसी लड़ाई बना लिया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार में बिजली व्यवस्था अच्छी थी, जिसकी तारीफ केंद्र में वाजपेयी सरकार ने भी की थी। बिहार का कोई शहर या यूपी का शहर नहीं बनने देंगे। दिल्ली देश की राजधानी है, ये हमारे लिए इमोशनल इशू है। हमने बहुत मेहनत के साथ इस दिल्ली में पावर क्राइसिस जो है दूर किया था और इन लोगों ने 7 महीने में जो है दोबारा दिल्ली को वहीं लाके खड़ा कर दिया है जहाँ 93 से 98 तक की थी। लवली ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी कार्यकाल के दौरान कोई ठोस व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाया है। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी दिल्ली में बिजली व्यवस्था को ना तो ठीक कर रही है और ना ही फिर से चुनाव होने दे रही है। बिजली कटौती की शिकायत करने आम आदमी पार्टी के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के घर जा पहुंचा। दिल्ली में बिजली की सप्लाई दुरुस्त करने की मांग को लेकर सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया अपने विधायकों के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन के घर जा पहुंचे। हालांकि उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन अपने घर से जा चुके थे। डॉक्टर हर्षवर्धन की अनुपस्थिति में मनीष सिसोदिया ने अपना ज्ञापन उनके ऑफिस में जमा कराया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, दिल्ली में बिजली की आपूर्ति में लगातार बाधाएं आ रही हैं। बिजली के मुद्दे पर ही पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त कांग्रेस विरोधी माहौल तैयार किया था। अब एक बार फिर वो इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। राजधानी दिल्ली में आज का तापमान करीबन 44 डिग्री दर्ज किया गया, जो कल से करीबन 1.5 डिग्री कम रहा। दिल्ली में झुलसाने वाली गर्मी से लोगों को कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। सोमवार को पारा 45.5 डिग्री रहा, जो जून के महीने में 10 साल का सबसे ज्यादा तापमान है। और आज भी कुछ खास राहत नहीं मिल पाई, क्योंकि पारा करीबन 44 डिग्री के आसपास बना रहा। झुलसाने वाली इस गर्मी में लगातार हो रही बिजली कटौती ने दिल्ली वालों का जीना मुहाल कर दिया है। राजस्थान में बीजेपी ने 2 करोड़ के घोटाले के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। राजस्थान में बीजेपी के नेता पंकज जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के अध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री व्यालार रवि और पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम के खिलाफ जयपुर के अशोकनगर थाने में केस दर्ज करवाया है। बीजेपी ने इन पर 108 एम्बुलेंस की खरीद में 2 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगाया है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में इमरजेंसी मेडिकल सहायता के लिए 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था शुरू की गई थी। यूपी में बीजेपी के एक और नेता की हत्या। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के नेता ओमवीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फरनगर के मीरापुर इलाके में बदमाशों ने बीजेपी नेता ओमवीर सिंह की रिवॉल्वर छीनी और गोली मारकर ओमवीर की हत्या कर दी। बुमा पुल के पास 2 अज्ञात बदमाश घात लगाए बैठे थे, जिन्होंने इसके पीछे से इसके ऊपर फायर किया। तब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें इसकी रिवॉल्वर छीन के बदमाश ने इसको गोलियां मारी और उसकी वहां डेथ हो गई। पुलिस आरोपियों को तलाश रही है। हत्या करने वालों का मकसद क्या था, ये अभी साफ नहीं हो सका है। 2 दिन पहले ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता विजय पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। यूपी में खाकी वर्दी पर फिर लगा है दाग। यूपी के संभल इलाके में 2 पुलिस वालों पर एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप करने का आरोप लगा है। संभल इलाके के भजोई थाने में तैनात लोकेंद्र और देवराज नाम के सिपाहियों पर बलात्कार और लड़की के अपहरण का आरोप लगा है। नाबालिग लड़की अब तक लापता है। छानबीन से प्रथम दृष्टया पाया गया कि लड़की का संपर्क उन दोनों सिपाहियों से रहा है। आरक्षियों को उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया, उन्हें निलंबित कर दिया गया। लड़की की तलाश जारी है। दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लड़की की तलाश में जुटी है। राज्यसभा में आज बीएसपी ने की यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग।
यूपी में कानून व्यवस्था की हालत को लेकर राज्यसभा में एसपी और बीएसपी के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। प्रोसीड प्लीज। राज्यसभा में आज सुबह 11 बजे जैसे ही राज्यसभा की बैठक शुरू हुई, मायावती ने यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा दिया। इसके बाद बीएसपी सांसद सदन के वेल में आ गए और यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। जवाब में समाजवादी पार्टी के सांसद भी वेल में आकर आमने सामने नारेबाजी करने लगे। हंगामे के चलते सदन को स्थगित करना पड़ा। बाद में बीएसपी सांसद वॉकआउट करके सदन से बाहर चले गए। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश ने कानून व्यवस्था पर ली अफसरों की क्लास। कहा, मौके पर तुरंत पहुंचने और कार्रवाई करने से ही सुधरेंगे हालात। रेप और हत्या के बढ़ते मामलों को लेकर अखिलेश ने आज आईएएस, आईपीएस, आईजी, डीआईजी के साथ साथ यूपी के सभी 75 जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक बुलाई और उन्हें दिशा निर्देश जारी किए। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देने की बात थी। प्रायोरिटी पे लॉ एंड ऑर्डर और विकास के काम प्रायोरिटी पे रहें। सबसे पहले सूचना मिलनी चाहिए, अधिकारियों को मौके पे पहुंचना चाहिए, मौके पे पहुंच के तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अपराधी अपराधी है, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने साफ साफ कई अफसरों को इस बार कहा कि अंदर झांक के देखिए आप, और उन्होंने ये भी कहा कि आप दौरे करिए, आप लोग जाइए, डीएम एसएसपी मौके पे जाएं। पुणे के मोहसिन मर्डर केस में आरोपी हिंदू सेना के अध्यक्ष धनंजय देसाई पर अब हत्या का केस दर्ज। अब तक कुल मिलाकर 21 गिरफ्तार। पुणे के आईटी प्रोफेशनल मोहसिन हत्या के मामले में हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष धनंजय देसाई के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। यह मामला हड़पसर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। पहले धनंजय को भड़काऊ बयानबाजी और दस्तावेज बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में ये 21वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले पुणे पुलिस ने कल रात हिंदू राष्ट्र सेना से जुड़े 21 साल के एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि शिवाजी महाराज और बाल ठाकरे से जुड़े आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट कुल मिलाकर 4 देशों के आईपी एड्रेस से अपलोड किए गए थे। इन्हीं तस्वीरों की वजह से मोहसिन की हत्या की गई थी। मुंबई की कैंपाकोला सोसाइटी में रहने वाले लोगों पर बीएमसी की आखिरी नोटिस की तलवार, लेकिन 12 जून से पहले कुछ लोगों के लिए फ्लैट खाली करना हुआ दुश्वार। कैंपाकोला सोसाइटी के कुछ लोगों का कहना है कि वो किसी भी हाल में 12 जून तक फ्लैट्स की चाबी बीएमसी को जमा नहीं करा सकते। यहाँ का एक भी रेसिडेंट चाबी जमा नहीं करेगा। मैंने अगर अंडरटेकिंग दी है, मैं निकल गया हूँ, मेरे बीवी बच्चे माँ बाप नहीं निकलेंगे, मैं क्या करूँगा। भीख नहीं मांग रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कोई नया लॉ बनाओ या पुराना लॉ तोड़ो, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम जो सैंक्शन्ड एफएसआई है इस प्लॉट पे वो मांग रहे हैं। मुंबई के कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों के समर्थन में आगे आए राज ठाकरे। कहा, बीएमसी और प्रशासन के भ्रष्टाचार की सजा कैंपाकोला के लोग क्यों भुगते। राज ठाकरे ने आज कैंपाकोला के लोगों के साथ सहानुभूति जताई और कहा कि कैंपाकोला सोसाइटी में अवैध फ्लैट्स प्रशासन और बीएमसी की वजह से है। इसमें सोसाइटी के लोगों की कोई गलती नहीं है। मी फक्त ह्या काय फक्त माणुसकी आणि ह्या दृष्टिकोनातून म्हणत नाही, मी कायद्याच्या दृष्टिकोनातून म्हणतोय की ज्यांनी या इमारती बांधल्या त्यांच्यावर कारवाई कधी होणार, ते जेलमध्ये कधी जाणार। कैंपाकोला सोसाइटी में 100 से ज्यादा अवैध फ्लैट्स हैं, जिन्हें 12 जून को शाम 5 बजे से पहले खाली कराना है। लता मंगेशकर कैंपाकोला निवासियों के समर्थन में आई हैं और उन्होंने कहा है कि इससे हजारों लोग बेघर होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार लता मंगेशकर ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल कैंपाकोला सोसाइटी के ईशा एकता अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल पर लता मंगेशकर का भी फ्लैट है। ईशा एकता अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल पर 801 और 802 ये 2 फ्लैट लता मंगेशकर के नाम पर हैं। इन दोनों फ्लैटों को जोड़कर एक फ्लैट बनाया गया है, जिसमें हालांकि लता मंगेशकर का परिवार नहीं रहता, लता मंगेशकर खुद यहाँ नहीं रहती, लेकिन इनके समर्थन में लता मंगेशकर सामने आई है। सवाल ये उठता है कि क्या अपने स्वार्थ के चलते लता मंगेशकर कैंपाकोला निवासियों के समर्थन में आई हैं। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अब तक आपने जो खबरें देखी उनमें शामिल थी ये 3 बड़ी खबरें। दिल्ली में बिजली संकट के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार, कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने। एम्बुलेंस घोटाले में गहलोत पायलट के खिलाफ एफआईआर और हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष धनंजय देसाई पर हत्या का केस दर्ज। फ्लॉट में जो 22 विद्यार्थी डूबे थे उनमें से एक और की लाश मिली है। ये लाश अभी अभी मिली है। यहाँ पर जो टीमें लगी हुई थी एनडीआरएफ की और आर्मी की, उन्होंने ये बॉडी निकाली है। इससे पहले सर्च ऑपरेशन कल से जारी है, पर आज अभी अभी ये बॉडी मिली है। इससे पहले 4 लाशें हैं जो स्टूडेंट्स की और मिली हैं और एक स्टूडेंट्स
अभी अभी मिला है। माँ बाप वहाँ से आए हुए हैं, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, यहाँ पर ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों को। यहाँ पर जितनी भी टीमें काम कर रही हैं, उनका यही मकसद है कि जल्द से जल्द इन लाशों को निकाला जाए। और ये लाश अभी अभी निकाली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आज भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लाशें लगातार मिल रही हैं। अभी ये लाश मिली है। यूपी और बिहार में दिमागी बुखार से 32 बच्चों की मौत को लेकर हरकत में आई केंद्र सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज दिल्ली में अपने मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में यूपी और बिहार में इंसेफ्लाइटिस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई गई और इसकी रोकथाम के लिए उपाय पर चर्चा हुई। अकेले बिहार के मुजफ्फरपुर में इस जानलेवा बुखार से अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। कुछ चिन्हित जिलों में जहां ये केसेस हो रहे हैं, उन सब जिलों के अंदर पल्स पोलियो की तरह हम लोग 100% बच्चों को 2 दिन के अंदर वैक्सीनेट करेंगे, ताकि कम से कम जिन बच्चों को वैक्सीनेट पहले से करने से बचाया जा सकता है, बचाया जा सके। एंसेफेलाइटिस एक तरह का दिमागी बुखार है। तेज बुखार के साथ चक्कर आना, सुस्ती, थकान और सर दर्द इसके मुख्य लक्षण हैं। रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अमृत प्रजापति की आज हो गई मौत। आसाराम के यौन शोषण केस में मुख्य गवाह अमृत प्रजापति की आज अपने घर पर मौत हो गई। प्रजापति का पिछले कुछ दिनों से अहमदाबाद के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। दरअसल 23 मई को प्रजापति को राजकोट में उस वक्त गोली मार दी गई जबकि वो अपने आयुर्वेदिक क्लिनिक में बैठे हुए थे। बताया जा रहा है कि बदमाश मरीज बनकर उनके क्लिनिक में पहुंचे थे और उन्हें धोखे से गोली मार दी। वैद्य अमृत प्रजापति लंबे समय तक आसाराम के आश्रम में रहे थे और उन्होंने एक समय आसाराम का इलाज भी किया था। केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे के मौत के जांच के आदेश सीबीआई को दे सकती है केंद्र सरकार। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर गोपीनाथ मुंडे की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है, जिसके बाद गृह मंत्री ने उन्हें जल्द फैसला लेने का भरोसा दिलाया है। माननीय राजनाथ सिंह जी को मैं माननीय नितिन जी गडकरी के साथ जाकर मिला और उन्होंने हमको ये विश्वास दिलाया है कि वो जांच करेंगे। एसयूवी कारों को बिना सब्सिडी का डीजल बेचने पर विचार कर रही है सरकार। सूत्रों के मुताबिक किसानों को ही मिलेगा सब्सिडी वाला डीजल। दिल्ली में डीजल फिलहाल 57 रुपए 80 पैसे का मिल रहा है, जबकि सरकार उस पर 2 रुपए 80 पैसे की सब्सिडी दे रही है। पिछले साल जनवरी में ही यूपीए सरकार ने डीजल को मार्केट के हवाले कर दिया था और तेल कंपनियों ने हर 15 दिनों पर डीजल की कीमतों में समीक्षा करने का फैसला किया था और तब से डीजल के दाम करीब करीब हर 15 दिन पर 50 पैसे बढ़ जाते हैं। पिछले साल जनवरी में डीजल 57 रुपए 15 पैसे का था, जो अब 57 रुपए 80 पैसे का हो गया है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर 3 रुपए का फर्क कुछ ही महीनों में खत्म हो सकता है तो फिर अलग अलग दामों पर डीजल बेचने का क्या फायदा। कोलकाता के लोग अपने घरों में सफेद नीला पेंट कराएं और 2014-15 के प्रॉपर्टी टैक्स में भारी छूट पाएं। ये फैसला लिया है कोलकाता नगर निगम ने। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के घरों को सीएम ममता बनर्जी के मनपसंद रंगों सफेद और नीले में रंगने की तैयारी चल रही है। कोलकाता नगर निगम ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अगर कोई प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर किसी ने नील सादा ढंग से बनाएगा तो उसको जो 1 बरस का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो प्रॉपर्टी टैक्स हम लोग छूट देंगे। 2011 विधानसभा चुनाव के जीत के बाद से ही बदलने लगा है लाल रंग के लिए जाने जाने वाला कोलकाता। यहाँ कई सरकारी बिल्डिंगों के साथ साथ फ्लाईओवर और ब्रिजों को भी रंगा जा रहा है सफेद और नीले रंग में। अब गंगा नदी में थूकने पर हो सकती है जेल। सरकार ऐसा ही कानून बनाने में जुटी है। उमा भारती का जल संसाधन मंत्रालय गंगा की सफाई के लिए नया कानून बनाने में जुटा है। नए कानून के मुताबिक अगर गंगा में कोई थूकता है या कचरा डालता है तो उसको 10,000 रुपए जुर्माना या 3 दिन की जेल या 10 दिन की जेल भेजने का प्रावधान होगा। वाराणसी से सांसद पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से गंगा की सफाई करने का वादा किया था। खास तौर पर उमा भारती को गंगा जीर्णोद्धार मंत्री बनाया गया है। कराची एयरपोर्ट पर आतंकियों ने आज दोपहर एक बार फिर हमला बोल दिया। हालांकि सुरक्षा बलों ने हमला नाकाम कर दिया, लेकिन आतंकी भागने में सफल रहे। कराची एयरपोर्ट से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर बने एएसएफ कैंप का ये इलाका एक बार फिर गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
करीब 10 आतंकी एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात एएसएफ के इसी कैंप में घुस गए और गोलाबारी करने लगे, जिसके बाद दोनों ओर से काफी देर तक गोलाबारी होती रही। घंटों चली गोलाबारी के बाद सारे आतंकी भागने में कामयाब रहे। कराची में 3 दिनों के अंदर ये दूसरा बड़ा हमला है। जाहिर है पाकिस्तान के लिए ये आतंकी आत्मघाती साबित हो रहे हैं। हम अभी खड़े हैं बोटाफोगो फुटबॉल क्लब के ट्रॉफी लॉकर रूम जो है, ट्रॉफी लॉकर रूम के अंदर सारे बड़े ट्रॉफीज जो दुनिया के सारे बड़े फुटबॉल खिताब है वो कभी ना कभी बोटाफोगो फुटबॉल क्लब ने जीते हैं। तो इस बार जो बोटाफोगो फुटबॉल क्लब के तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्राजील को जेफरसन, तो बोटाफोगो जो ऑफिशियल्स है, क्लब ऑफिशियल्स और क्लब सपोर्टर्स, वो इसी उम्मीद लेकर बैठे हैं कि इस बार ब्राजील विश्व कप जरूर जीतेगी और जेफरसन उनके तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी अच्छा प्रदर्शन जरूर करेंगे। पुर्तगाल के बेहतरीन स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल विश्व कप में अपना जलवा दिखाने के लिए फिट हो गए हैं। फुटबॉल के दीवानों के लिए खुशखबरी है। पुर्तगाल के नंबर 1 स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो तेजी से चोट से उभर रहे हैं। रोनाल्डो के पैर में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्होंने 2 अभ्यास मैच नहीं खेले। इसी के बाद से रोनाल्डो के विश्व कप नहीं खेलने की अटकलें शुरू हो गई थी। लेकिन अब पुर्तगाल के कोच पाउलो बेनोटो ने बताया है कि रोनाल्डो पिछले 3 दिन में जमकर अभ्यास कर रहे हैं और आज वो आयरलैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में भी खेलेंगे। पुर्तगाल को वर्ल्ड कप के ग्रुप जी में पहला मैच 16 जून को जर्मनी से खेलना है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।